अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर हुसैन। आखिरकार अमेरिका ने ट्रंप की ज़ेर क़यादत 21 जून को ईरान पर हमला करके मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के तनाज़ा को एक नए मोड़ में, एक नए दौर में दाखिल कर दिया। इससे पहले अमेरिका की जो पोजीशन थी वो ये थी कि मैं डायरेक्ट जंग में हिस्सा नहीं लूँगा। अमेरिका ने अपने GBU-57 बम पहली दफ़ा इस्तेमाल किए, जो कि ज़ेरे ज़मीन तकरीबन 200 फीट तक जाकर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और अफगानिस्तान वार के बाद दूसरी लंबी B-2 की फ्लाइट कंडक्ट करवाई। एक तो हम ये देखें कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, इसमें कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए गए, ये कहाँ से कंडक्ट करवाया गया, इसका पाथ क्या था, इसके पीछे कौन था, कौन से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए। और दूसरे पोर्शन में हम देखेंगे इसके पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली क्या असरात हैं इस खित्ते में। इस वीडियो को गौर से देखें और इसमें आपको बहुत से सवालात का जवाब मिल जाएगा। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने GBU-57 बम को इस्तेमाल किया, B-2 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया और टोमाहॉक मिसाइल को इस्तेमाल किया और इसके अलावा स्क्वाड के तौर पर कुछ एयरक्राफ्ट थे वो इस्तेमाल किए। और इसका जो टारगेट था वो जैसे कि बताया कि 3 उसकी न्यूक्लियर साइट्स थी। अभी हम देखते हैं फर्दन फर्दन कि ये जो मिसाइल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये जो बम इस्तेमाल हुए हैं, इनकी क्या खसूसियात थी। GBU-57 इसके 2 वेरिएंट है, GBU-57A एंड B। इसकी जो लेंथ है वो 21 फीट है और इसका जो वज़न है वो 13,600 किलोग्राम है और ये 2400 किलोग्राम तक वारहेड वेट ले जाने की सलाहियत रखता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इफेक्टिव और महंगा बम है और ये 200 फीट तक, जैसा कि मैंने बताया, कि ज़मीन के अंदर जाकर, यानी कि 60 मीटर ज़मीन के अंदर जाकर ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये जीपीएस गाइडेड होता है, ये स्टेजेस में चलता है। GBU-57 को ले जाने के लिए जो वाहद एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है वो है B-2 स्पिरिट स्टील्थ। ये एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ का मतलब ये है कि इसको इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि वो रडार उसको डिटेक्ट ना कर सकते। रडार की वेव्स में वो डिटेक्ट नहीं होता। आप इसकी अगर शेप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो शेप इस तरह से बनाई गई कि अगर इससे कोई वेव टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस ना जाए, बल्कि इधर-उधर कहीं चली जाए और वापस रडार इसको रिसीव ना कर सके। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसको कोई भी चीज़ डिटेक्ट ना कर सके। तो इसका मकसद यही है कि ये दुश्मन की नज़रों से बचकर अपने टारगेट पर पहुँच जाए, वहाँ पर जाके बम फेंक दे। ये 50,000 फीट ऊपर बुलंदी पर जाने की सलाहियत भी रखता है और अपने टारगेट को 30,000 फीट ऊपर से हिट करता है और बड़े आराम से, बड़ी कामयाबी के साथ ये वापस आ जाता है। ये दुनिया का एक महंगा तरीन एयरक्राफ्ट है, ये सिर्फ अमेरिका के पास है। ये टोटल 21 थे जिसमें से एक क्रैश हो गया। इस वक्त अमेरिका के पास ये 20 एयरक्राफ्ट हैं। इन बम के अलावा जो तीसरा चीज़ वेपन यूज़ किया गया वो था टोमाहॉक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। ये अमेरिका की नेवी ने इस्तेमाल किया था। ये सबमरीन से इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 20 फीट के करीब होती है और ये 1300 केजी इसका वेट होता है और इसकी रेंज 1600 लेके 2500 किलोमीटर तक होती है। तो इस वार में या इस ऑपरेशन में आप कह लें कि 2 किस्म के वेपन्स इस्तेमाल किए गए, एक बम और एक क्रूज मिसाइल। अभी हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन कंडक्ट कैसे हुआ। अमेरिका के वाइटमैन जो एयरबेस है वहाँ से B-2 बम्बर उड़ते हैं GBU-57 से लेस होकर। इस फॉर्मेशन में टोटल जो तकरीबन 150 के करीब एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं। उस इसमें कुछ डिकॉज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ स्क्वाड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कुछ एयर रिफ्यूलर हैं। जो मिलिट्री के टर्म को समझते हैं वो उनको पता है कि कुछ एयरक्राफ्ट जब भी कहीं पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, वो मुख्तलिफ समतों की तरफ, मुख्तलिफ डायरेक्शन की तरफ भेजे जाते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले कि असल टारगेट किस साइड पर है। तो इसी तरह कुछ एयरक्राफ्ट डिकॉयज के तौर पर इस्तेमाल हुए। इसी तरह जब कोई बम्बर जाता है उसके साथ एस्कॉर्ट के तौर पर 2-3 एयरक्राफ्ट और जाते हैं ताकि रास्ते में कहीं इंटरसेप्शन हो जाए या कोई मसला आ जाए तो वो जो एस्कॉर्ट हैं वो उसको लेके जाएं और उसको महफूज अपने जो टारगेट है वहाँ पर पहुँचा दें। तो F-22 को एज एस्कॉर्ट इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये फ़्लाइट बहुत लंबी थी, बहुत लंबी फ़्लाइट थी। गरचे B-2 एक बहुत लंबी फ्लाइट रखने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसने रास्ते में कहीं लैंड नहीं करना था, रास्ते में कहीं रिफ्यूल नहीं करवाना था, इसने अटैक करके वापस आना था, इसलिए इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत थी। 18-20 घंटे की फ्लाइट थी और 14-15 हज़ार किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा का फासला था।
उसके लिए KC-135 एयर रिफ्यूलर इस्तेमाल किया गया। एयर रिफ्यूलर का मकसद ये होता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को कहीं लैंड किए बगैर एयर में ही उसको रिफ्यूल किया जाए और वो टाइम को बचाया जाए और वापस मंजिल मकसूद पर उसको लेके आया जाए। अच्छा, ये ईरान में दाखिल होते हैं तकरीबन 2 सवा 2 ईरान का जो सुबह का टाइम है उस वक़्त, और ईरान के ऊपर जब पहुँचते हैं तो 7 B-2 बम्बर पहुँचते हैं। 7 B-2 बम्बर का मतलब है कि इनके पास 14 GBU-57 बम थे। एक बम्बर में मैक्सिमम 2 बम लेके जाने की सलाहियत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़नी है। इनमें से 6 जो बम हैं वो इन्होंने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गिराए और 2 दूसरी न्यूक्लियर साइट पर गिराए। इसी दौरान ये इससे कुछ पहले अमेरिका की नेवी ने टोमाहॉक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया और 30 के करीब टोमाहॉक मिसाइल से ग्राउंड को अटैक किया गया। अच्छा, ये जो GBU-57 है, ये मैंने आपको बताया कि ज़मीन के नीचे 200 फीट तक जाने की सलाहियत रखते हैं। नॉर्मली ये 2 इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसकी एक वजह ये भी है कि एक जो बम है वो ज़मीन में पेनिट्रेट करेगा, एक होल बनाएगा, एक पाथ बनाएगा और कुछ तबाही फैलाएगा। उसी होल को फॉलो करते हुए दूसरा GPS गाइडेड ये होते हैं, ये जाएगा और उसी तबाही को ये बहुत ज़्यादा तबाही में बदल देगा। उसी होल को इस्तेमाल करते हुए, इस बात को इस्तेमाल करते हुए ये ज़्यादा, और 20 मंजिला इमारत या जितनी ऊंचाई होती है उतनी ये तकरीबन 60 मीटर नीचे तक ये जाकर तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह इन्होंने ये अपना टारगेट पूरा किया और अमेरिकन जो स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक सारे एयरक्राफ्ट खैर खैरियत से वो वापस अपने एयरबेस पर पहुंच गए। अच्छा, इसमें 2-3 फिर थ्योरीज हैं कि ये एयरक्राफ्ट आए कहाँ से। कुछ ने कहा ये डिएगो गार्सिया एक ब्रिटिश साइट है इंडियन ओशन में, ये वहाँ से आए हैं। लेकिन बाद में बरतानिया ने इसका इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अर्सा पहले B-2 बम्बर को देखा गया था। फिर बाद में ये सोचा गया कि ये गुआम एक साइट है पैसिफिक में, ये अमेरिकन में वो वहाँ से आए हैं, लेकिन ये वहाँ से भी नहीं आए, ये डायरेक्ट अमेरिकन वाइडमैन जो बेस है वहाँ पर है। ये टोटल 20 बम्बर एयरक्राफ्ट हैं, पहले 21 थे, एक क्रैश हो गया और अभी 20 हैं, और वहीं से आए थे, फ्लाइट की इन्होंने, बमबारी की और वहीं से वापस चले गए। इसके जियोपॉलिटिकल असरात क्या हैं? आपने अगर ट्रंप की तकरीर सुनी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उसके कंटेंट को देखें, तो उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। नंबर एक है, इसमें अमेरिका ने क्या किया, उसने अपने मसल को शो किया है, अपनी पावर को शो किया है। अमेरिका के जो सदर हैं उनके अल्फाज सुने, उन्होंने ये कहा कि ये जो हमने काम किया ये दुनिया की कोई और आर्मी या कोई एयरफोर्स नहीं कर सकती थी, और जो हमने बम फेंके हमारे अलावा, जो हमने काम किया हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने अपनी एक सुपीरियरिटी, जो सुपर पावर की एक आदत होती है कि अपने मसल को शो करना, उसने अपनी ताकत को शो किया है, पावर शो था एक उनका। दूसरा ये था कि ये जो साइट थी, न्यूक्लियर साइट, इसको तबाह करना किसी और मुल्क के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये ज़ेर ज़मीन थी। इसराइल ने पहले हमला किए थे, लेकिन इसराइल के बस की ये बात नहीं थी। दुनिया की किसी भी और फौजी ताकत के पास ये सलाहियत नहीं थी, तो अमेरिका इसलिए इसमें खुद आ गया। इसमें अमेरिका ने और क्या कहा कि उसने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। पहले ये था कि अमेरिका डायरेक्ट किसी जंग में नहीं आएगा। ट्रंप की भी यही पॉलिसी थी, वो कह रहा था कि हम किसी भी जंग में डायरेक्ट नहीं जाएँगे। जैसे यूक्रेन की जंग थी, उसमें आपने देखा कि उसने क्या हाल किया था। इसमें भी यही था कि अमेरिका पॉलिटिकली तो सपोर्ट करेगा इसराइल को, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में नहीं आएगा। मगर इस ऑपरेशन से ये वाज़ेह कर दिया कि वो डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में या ईरान के खिलाफ उसने अटैक कर दिया है। तो ये उसने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। इसके अलावा ये इसमें एक और जो चीज़ उसने शो की, वो ये था कि इसके ज़रिए मिडल ईस्ट में उसने ये ज़ाहिर कर दिया कि इस मिडल ईस्ट में अगर कोई पावर है, बुलिंग पावर है जिसके पीछे अमेरिका है, तो वो इसराइल है। ईरान को या किसी और को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो मिडल ईस्ट में अपने पाँव जमाए। एक उसने ये चीज़ वाज़ेह कर दी, और इससे एक उसका और मकसद था, ये ताकत शो करके उसने ईरान पर दबाव डाला ताकि ईरान को डराकर, धमकाकर एक डील करवाई जाए, और डील के बाद उससे वो पॉलिटिकली फ़ायदा हासिल कर सके। जिस तरह आमतौर पर चौधरी गाँव के करते हैं कि 2 बंदों में लड़ाई करवा दी या लड़ाई के बाद सुलह करवा दी और आप डील करवा कर अपनी जो स्टेटस को बहाल कर रही है, तो वो अपने सुपर पावर का स्टेटस को बहाल करना चाहता है। एक इसका ये पहलू भी है कि अमेरिका ईरान को डराकर कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हम आपको तबाह कर देंगे। जिस तरह उसने तकरीर में वार्न किया कि अगर ईरान अब ना समझा
तो अमेरिका के पास अभी और ऑप्शन भी हैं और बहुत से जगह हैं जहाँ पर उन्होंने अभी अटैक करना है। तो इसका एक मकसद ये भी था। अच्छा, इस ईरान का इस पे क्या रिस्पॉन्स है? ईरान ने फौरी इसको डिनाउंस किया है, इसकी मजम्मत की है और इसको अपनी अमेरिका की जारहियत करार दिया है और कहा है कि इसकी रिटेलिएशन आएगी और वो अपने मकासद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी होगा क्या? अभी होगा ये कि जो आम अवाम है उसमें अमेरिका के खिलाफ जज्बात उभरेंगे और ईरान के हक में अवामी राय जो वो हो जाएगी, प्रॉक्सीज बढ़ जाएंगी। और ये चांस भी है कि रशिया या चाइना इस जंग में अगर डायरेक्ट नहीं भी कूदेगा, लेकिन रशिया की ज़्यादा चांस है कि वो ईरान को सपोर्ट करेगा। तो ये जंग अमेरिका के इसमें इन्वॉल्व होने के बाद अभी इसमें ये चांस आ गया कि ये रीजन में ये जंग लंबे अरसे तक फैल सकती है। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।